अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा टैबू है और वो है मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत। इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते और वो शायद इसलिए है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा शऊर ही नहीं है। और आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह मेंटल हेल्थ से डील करना है, किस तरह अपने आप की मदद करनी है, किस तरह अपने सराउंडिंग के लोगों की मदद करनी है। और उसके लिए हमने बुलाया है एक ऐसी खातून को हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हरसेल्फ। प्लीज़ वेलकम मिस आमना ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? Walaikum Assalam, Munir. I'm well. How are you? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज़ आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, जो कि इज़ काइंड ऑफ अ टैबू टॉपिक इन पाकिस्तान। ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते फॉर डिफरेंट रीज़न्स। बट सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ इन योर ओपिनियन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स क्या है? क्या प्रॉब्लम्स आपने अपने प्रोफ़ेशन में देखी? I think one of the predominant issues that we've been facing have been the acceptance of mental health even being an issue. Because we feel that one of the major barriers we've been experiencing as a mental health community is even convincing individuals that what they're हुँ, going through is a problem. There are हुँ। treatments available for it, but the lack of acceptance creates more barriers for us than needed. Yeah, एब्सोल्युटली क्योंकि आई फील बिकॉज़ ऑफ द टैबू दैट हैज़ बीन क्रिएटेड कि नहीं यार ये ज़हनी मरीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ़ दिमाग में पैनाडोल खा लो, सो जाओ। ये सारी चीज़ों की वजह से यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पीपल डोंट एक्सेप्ट कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ कि ये एक इश्यू है हमारे मुआशरे में? I think one of the major issues that this has become such a taboo is, truth be told, it's not something only that our part of the world experiences. Even if अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट के भी ममालिक में काफ़ी अरसे तक, बहुत अरसे तक प्रॉब्लम्स रहे थे, लोग नहीं एक्सेप्ट हुँ, करते थे। लेकिन काफ़ी वक़्त लगा, जिसमें बहुत मेजर जो रोल प्ले हुआ, वो एजुकेशन का हुआ, अवेयरनेस का हुआ, लोगों को बताना एंड हुँ, इट इज़ नेचुरल बहुत बहुत नेचुरल चीज़ है कि लोग इसको रेज़िस्ट करेंगे। लेकिन हुँ, इट्स इम्पोर्टेंट कि कंसिस्टेंट मैसेज जाता जाए, ख़ास तौर पे हुँ, उन इदारों का जो एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस रखते हैं। मीडिया हो गया, हमारा हेल्थ सिस्टम हो गया। अगर हमारे हुँ, अपने डॉक्टर्स एडवोकेट करें और बोलें कि जी अगर आप एक हुँ, सर्टेन बीमारी से एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हैं कोई बीमारी को, लेकिन उसके जिस्मानी मसाइल के साथ-साथ कुछ ज़हनी मसाइल भी मौजूद हैं। उसके लिए आपने एक हुँ, साइकोलॉजिस्ट को जाके देखना है या एक साइकियाट्रिस्ट को जाके देखना है। जब एक आपका अपना एक जीपी आपको एनकरेज करेगा, तो आपको भी लगेगा कि अच्छा ठीक है, यही तरीक़ेकार हैं इन सारे मसाइल का हल निकालने के लिए। हुँ। मगर काफ़ी दफ़ा हम जिन जिन लोगों को अहमियत देते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अगर वो हमें रिकमेंड नहीं कर रहे, तो यानी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई फ़ील कि वो एक ज़िम्मेदारी उन लोगों पे भी आती है, मीडिया पे भी आती है, टू स्प्रेड द राइट मैसेज। बिल्कुल। अच्छा, in recent times what I've noticed is there has been this you know this movement through the media, especially I feel after covid काफी लोगों ने ये recognize करना शुरू किया है कि अच्छा this is an issue, and I also saw these ads on leading news channels. I think sin government ने एक initiative लिया था, they established a helpline if I'm not wrong. But before we get into that, with your experience, could you just टेल आवर ऑडियंस के किस तरह के मेंटल हेल्थ के केसेस आपने देखे हुए हैं जो एक व्हिच आर मोर प्रोमिनेंट देन द अदर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि यार ये इशू है क्या एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी वास्ट फोरम दैट वी आर एंटरिंग इनटू। सो कुड यू स्पेसिफाई कि कुछ चीजें ऐसी जो रोजमर्रा के लोग शायद उससे रिलेट कर पाए? आई थिंक अगर हम बात करते हैं एक बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम अगर हम कह सकते हैं जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर एक्सपीरियंस करता है। इट इज़ एक एक एहसास कमतरी का अगर हम बात करते हैं, फीलिंग लो अबाउट योरसेल्फ। हमारे कुछ जज़्बात ऐसे होते हैं, एहसासात ऐसे होते हैं जिसमें हम उदासी ज़रूर महसूस करते हैं और हर इंसान किसी न किसी स्टेज पर इन सारे फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है।
एंड हम एक चीज़ जो बहुत अहम बताना चाहते हैं कि फीलिंग ऑल दीज़ फीलिंग्स इज़ नेवर द प्रॉब्लम। Having हुँ, these problems, having these feelings is not the issue that you need to run away from. सबसे बड़ा हुँ, मसला ये आता है जब हम इन सारे एहसासात और जज़्बात को दबा देते हैं। जब हम इनको दबा देते हैं, तब ये बहुत बड़ा मसला बनते हैं। जैसे कि उदासी इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमें उसको सही तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता, सही तरीके का चैनल नहीं मिलता, तो डिप्रेशन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच हुँ, इज़ व्हाई डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी के मसाइल 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इवन आवर सोसाइटी हमारे माशरे में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। और शायद आपको थोड़ा-सा हैरानी हो इस बात पे सुन के कि इवन बच्चों हुँ, में हमने डिप्रेशन देखा है। छोटे हुँ, बच्चे भी अगर हम देखते हैं 7-8 साल के, उनमें भी डिप्रेशन देखा गया है। मेरा हुँ, ज़्यादातर काम बच्चों के साथ गुज़रा है, तो मतलब बाय बच्चे आई मीन कि 18 साल की कम की उम्र के लोगों के साथ ज़्यादातर मेरा काम और एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई हुँ, कैन डेफिनिटली से कि एंग्ज़ायटी के मसाइल जिसमें हम घबराहट को कहते हैं, घबराहट होना, राइट? हुँ, या डिप्रेशन जिसमें उदासी के शिकार को होना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों में भी देखते हैं और ये साला-साल बढ़ता चला जा रहा है। एंड दिस इज़ हुँ, समथिंग दैट हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम कि हम बड़ों में इन चीज़ों को फिर भी रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के मसाइल को, बट हम बच्चों में उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसको हम बिल्कुल। शरारत कह के टाल देते हैं, बदतमीज़ी कह के टाल हुँ, देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनमें भी हुँ, हैं और हमें उनको पहचानना है बिकॉज़ जब तक हम एज़ द एडल्ट्स हम बड़े होकर अगर बच्चों में ये चीज़ें नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रही है और ये हुँ, बहुत बड़ा इश्यू है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक चीज़ व्हिच आई फ़ील कि लोग घबराते हैं थेरेपिस्ट के जा कि किसी को, जैसे अगर थेरेपिस्ट के पास जाना है, दे विल बी अफ्रेड, दे विल, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन र्यूमर्स, सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव हर्ड, कि दवाइयाँ दे देते हैं और तबीयत खराब हो जाती है। तो इफ यू कुड जस्ट मेक अस गो थ्रू कि व्हाट विल हैपन if someone goes to the therapist, what's the procedure that you guys use, how do you guys deal with your clients, so that they know, they're aware कि okay, what's going to happen next. सो प्रोसेस कुछ ऐसे शुरू होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इवन अ टीनेजर की, लेट्स से कि ना हम बिल्कुल यंग बच्चे की बात करते हैं ना हम टोटल ग्रोन अप की बात है, लेट्स से 15 से 16 साल के एक टीनेजर है एंड हुँ, लेट्स से कि वो कोई भी मसले को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी डिप्रेशन, एंजाइटी, एनीथिंग एट ऑल। हुँ, आइडिया ये है, सबसे पहला स्टेज है टू रिकॉग्नाइज दैट द प्रॉब्लम इज देयर एंड आपने मसले की नेचर के हिसाब से कि मसला एग्जैक्टली exactly क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपने किसके पास जाना है। बिकॉज हुँ, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें दवा की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं नहीं दवा से दूर जाना है। देर आर प्रॉब्लम्स जो साइकियाट्रिक दवाओं के बगैर या नफ्सियाती दवाओं के बगैर उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मगर काफ़ी ऐसे कंडीशंस होती हैं या काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें प्योर थेरेपी कैन बी इनफ। तो सबसे पहला सवाल होता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। तो अगर मैं आपको हुँ, वहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करूँ, सो अंडरस्टैंडिंग दैट इफ द प्रॉब्लम इज सो सिवियर कि उनको चीज़ें सुनाई देना शुरू हो रही हैं, दिखाई देना शुरू हो रही हैं, या ऐसी हुँ, कोई कंडीशन है कि वो इस हद तक एक ऐसे हाइपर हो जाते हैं कि चीज़ें तोड़ रहे हैं, या हुँ, मतलब बीच रात में कोई घर से बाहर निकल जाए फॉर एग्जांपल। हुँ, ये बहुत इंटेंस सिचुएशंस हैं, जिस पे राइट, हम साइकियाट्रिक सपोर्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए बिल्कुल रेकमेंड करेंगे, क्योंकि चांसेस है कि हुँ, दवा की ज़रूरत हमें बिल्कुल है। हुँ, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जैसे कि डिप्रेशन की अगर हमने बात की, घबराहट की हमने बात की, पैनिक करना, इनमें हर दफ़ा हुँ, दवा नहीं चाहिए। तो रिकमेंडेशन ये हुँ, होती है कि आप पहले एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। क्लिनिकल हुँ, साइकोलॉजिस्ट इज़ समवन जिसकी ट्रेनिंग साइकियाट्रिस्ट से डिफरेंट ज़रूर है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर है, जो दवा दे सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुँ, दवा नहीं देगा, लेकिन उसके पास पहचान है, अगर इस शख्स को दवा चाहिए या नहीं चाहिए। उसकी ट्रेनिंग राइट, ऐसी होती है, पहचान पाता है दवा की नीड को। हुँ, हुँ, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है, तो मैं सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती हूँ कि क्या थेरेपी अलोन विल बी इनफ फॉर दिस पर्सन,
इफ हुँ, नॉट, हुँ, अगर मुझे लगता है थेरेपी के साथ-साथ दवा चाहिए होगी, तो मैं अपने हुँ, अपॉइंटमेंट के बाद, मेरे साथ कंसल्टेशन के बाद, मैं उनको एक साइकियाट्रिस्ट हुँ, की भी कंसल्टेशन दूँगी, ताकि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल सकें, हुँ, टेकिंग मेडिसिन्स एंड थेरेपी एज़ वेल, एंड दैट इज़ व्हेन द थेरेप्यूटिक जर्नी बिगिन्स। So, the way you explained it was amazing. I think it was much needed to understand the process. In Pakistan, let's just talk about Karachi. अगर किसी को इस तरह की help चाहिए, are there any forums जहाँ ऐसे लोगों को जो who cannot afford therapy, uh, are there any forums for there to help such people? सो अगर हम फोरम की बात करते हैं, जैसे लाइक अ सपोर्ट ग्रुप जहाँ पे हम अपने या क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, तो जैसे इस्लामाबाद में एक इदारा है सोच के नाम से, उन्होंने अपना एक सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया है। दीज आर फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट, हमारे माशरे में, हमारे इवन इस फ्रेटर्निटी में बहुत कम लोग हैं जो अभी सपोर्ट ग्रुप्स उस लेवल पे रन कर रहे हैं जैसे बाहर के ममालिक में होता है। लेकिन हुँ, जैसे इस्लामाबाद में मैंने बताया, सोच एक इदारा है जो सपोर्ट ग्रुप्स रन कर रहा है। हुँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जिसमें आप हुँ, इवन नाम बताए बगैर अनोनिमसली भी अपने मसाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देर आर हुँ, पीपल जो ऑनलाइन आपको कुछ सपोर्ट, कुछ स्ट्रैटेजीज देते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा फोरम है स्पेशल नीड्स पाकिस्तान के नाम से, फेसबुक के ऊपर, दैट इज रन बाय राबिया अजीज रिजवी। इट्स अ वंडरफुल फोरम, इट हैज वेरी ऑथेंटिक पीपल देयर, जो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बताते हैं, कोई टेक्निक बताते हैं, या कोई इवन अपना जाती एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो किस चीज से हुँ, गुजरे। जैसे वहां पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, इफ दे हैव चिल्ड्रन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, या जिनको राइट, और मुख्तलिफ किस्म के लर्निंग डिसऑर्डर्स बच्चों में होते हैं, एडीएचडी है। तो वहां पे पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है कि ना सिर्फ प्रोफेशनल्स उस ग्रुप पर हैं, बट पेरेंट्स अपने जाती एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं। सो हुँ, देर आर ग्रुप्स लाइक दीज विच आर देयर, बट आई डू रिकॉग्नाइज कि वो उतने नहीं हैं जितने हम शायद चाहें, या उनकी आउटरीच हुँ, जितना हम चाहें कि मजीद बढ़ती चली जाए उतनी नहीं है, खास तौर राइट, पे फॉर कम्युनिटीज जो आपके लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो यस, अमन फाउंडेशन है, कारवान हयात है, ये कुछ इदारे हैं जो बिल्कुल काम कर रहे हैं, बट आई स्टिल फील द जर्नी इज समथिंग जिसको वक्त लगेगा मजीद अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। And inshallah, we'll get there one day. You just mentioned that you work with a lot of teenagers, work with a lot of children, and आजकल कोविड के बाद the world has changed completely. Uh, and I feel that a lot of students are going through uh, this problem, that they have a lot of stress, they have a lot of anxiety, and so I just want to ask you, how would you propose how do such students who are facing these problems, how should they deal with it? सो आई थिंक वन ऑफ द मेजर इश्यूज पोस्ट पैंडेमिक जो हमने, अगर हम चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स जो टीनेज ईयर्स तक 18 साल की कम उम्र के जो बच्चों की अगर हम बात करते हैं, राइट, दे कैन बी एज यंग एज 4-5 ईयर ओल्ड टिल 17 हुँ, ईयर्स। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम अभी देख रहे हैं वो है द लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन, बिकॉज हुँ, बच्चों की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ अ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चाइल्ड इज उनका हुँ, सोशल इंटरैक्शन लोगों के साथ, एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एक एनर्जी की जो यूटिलाइजेशन होती है, कि हम चाहेंगे कि बच्चा जो पहले शायद भागता दौड़ता था, स्कूल में पीई की क्लास होती थी, अपने दोस्तों हुँ, के साथ हो खेलता था, हम ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये भी चीज कम से कम हो गई है। हुँ, एंड ये सारी चीजें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इनका हुँ, मेंटल हेल्थ पर, हमारे ज़हनी सेहत पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिकॉज़ हुँ, जो बच्चे अपने इंटरैक्शन के ज़रिए अपनी एनर्जी को निकालते थे, वो एनर्जी अब हुँ, दबती गई। कि हुँ, रूटीन अब कुछ ऐसा हो गया कि बच्चा उठेगा, एक स्क्रीन के सामने बैठ जाएगा। अब हुँ, स्क्रीन के सामने अब उसकी पूरी ज़िंदगी हो गई है कि वो अपनी कुरान हुँ, क्लास भी स्क्रीन पे कर रहा है, पियानो क्लास भी स्क्रीन पे हो रही है, स्कूल भी स्क्रीन पर है, एंड हम इस पे चीज़ जो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि उसका इवन बच्चों की अटेंशन पे फ़र्क पड़ रहा है, हुँ, कंसंट्रेशन, उनकी जो ध्यान है, वो एक चीज़ पे एक वक़्त स के बाद हट जाता है। एंड हम ये चीज़ हुँ, देख रहे हैं कि
बच्चों पे स्ट्रेस कैसे ला रहा है? बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसने अपना क्लास का काम खत्म नहीं किया, होमवर्क पूरी नहीं मतलब पूरा करके सबमिट नहीं किया। तो मसला कहाँ आया? हुँ, मम्मा से डाँट भी पड़ रही है, टीचर से भी डाँट पड़ रही है एंड द चाइल्ड हुँ, डज़न्ट नो मैं क्या करूँ? क्योंकि बच्चा जितना कर सकता था वो तो कर रहा है। लेकिन इर्द-गिर्द अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो बच्चे का स्ट्रेस, बच्चे की एंग्ज़ायटी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। सो मेरी जो एक सबसे पहली बिल्कुल, राय होती है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा स्पेशली जो यंगर एजेस की अगर हम बात करें, उसमें पेरेंट्स या जो बड़े लोग हैं इर्द-गिर्द उस बच्चे के, उनका रोल मेरी नज़र में हायर है, ज़्यादा अहमियत वाला है। बिकॉज़ बच्चे को स्ट्रेस के साथ क्या बिल्कुल। करना है वो नहीं जानता, जब तक उसको वो राइट सपोर्ट सिस्टम हुँ, ना मिल सके, जो उसको गाइड करे। I think that is one of the most pivotal सही, elements of a growing child in the pandemic, the support system. या तो टॉकिंग अबाउट सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल के हालात के अंदर इस माशरे में कि वो अपने बच्चे को किस तरह ट्रीट लाइक बेसिक गाइडलाइन की ये चीज़ तो ए लुक आउट फॉर दीज थिंग्स, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो जस्ट मेक अ नोट और दे शुड नो व्हेन टू गो टू अ डॉक्टर, दे शुड नो हाउ टू ट्रीट देम एट होम, जस्ट अ समरी ऑफ हाउ द पेरेंट्स शुड बी। So I think the very first thing that parents need to recognize is something that's happening within their own selves. यानी कि हुँ, सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें। हर बच्चे का पेस अलग है, हर बच्चे की बिल्कुल, कैपेसिटी अलग है। तो एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी, एक अहमियत वाली वो है कि कंपैरिज़न की जो चीज़ है, उसको अगर पेरेंट्स सबसे पहले कम कर सकें। एंड इवन फॉरगिविंग योरसेल्फ एज़ अ पेरेंट। काफ़ी माँ-बाप मेरे पास आके ये बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सके बच्चे के लिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें? और वो अपनी एंग्ज़ायटी को बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि हुँ, वो अगर कोई एहसास कमतरी महसूस कर रहे हैं इन बड़ी मुश्किल वक़्तों की अगर हम बात करें, तो हम हुँ, माँ-बाप को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि आप जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, बच्चा एक स्पंज की तरह होता है। वो हर चीज़ अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो सबसे पहली हुँ, जो एक रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो सबसे पहले सीक सपोर्ट फॉर योरसेल्फ एज़ अ पेरेंट। पेरेंट की हुँ, गाइडेंस काउंसलिंग के बहुत सारे सेशंस, बहुत थेरेपिस्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू गाइड पेरेंट्स थ्रू दीज़ प्रॉब्लम्स। उसमें ये हुँ, होता है कि अगर पेरेंट ही कोई डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है, वो उसको हैंडल करता है। हुँ, फिर रिकॉग्नाइज़ कर सकता है एक खुले ज़हन के साथ। क्योंकि अगर आप इतने एंग्ज़ायटी में एक मुब्तला होंगे, तो आप बच्चे को क्लियरली और प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप अपने मसाइल में मुब्तला हैं। लेकिन अगर आपने सबसे पहले अपनी क्लैरिटी अपने लिए लेकर आ गए, तो फिर बच्चे हुँ, के लिए आपने क्या-क्या करना है, वो भी एक प्रोसेस क्लियर हो जाता है कि मैंने अगर हुँ, किसी थेरेपी के साथ एक कंसल्टेशन करनी है, बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, तो उसके लिए हुँ, एक मुख्तलिफ तरह का थेरेपिस्ट होता है, उसको हम रिमीडियल थेरेपी कहते हैं। हुँ, अगर हम बात करते हैं कि बच्चे के कोई बिहेवियर चैलेंजेस आ रहे हैं, कि बच्चा ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर दे एंड पेरेंट डज़न्ट नो कि मैं क्या हुँ, करूँ? क्लास चल रही है, लैपटॉप पे क्लास है, लेकिन बच्चा मेरा ज़मीन पे लेट गया है, मैं क्या करूँ? वहाँ पर एक हुँ, बिहेवियरल थेरेपिस्ट से राब्ता करें। मुख्तलिफ किस्म की सही, थेरेपीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के लिए। सो इम्पोर्टेंट क्या है? हुँ, अपने भी सपोर्ट लेना, रिकॉग्नाइज़ करना कि प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली किस मिक़दार में, किस तरीके की है, ताकि सही थेरेपिस्ट से राब्ता किया जा सके। एंड ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हुँ, हाउ टू एक्सेस द राइट थेरेपी? मुझे कैसे पता कि मैं किस थेरेपिस्ट के पास जाऊँ? तो माय मेजर रिकमेंडेशन इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स के पास अगर आप जाएँगे, वो आपको एक रोड मैप बताते हैं, क्योंकि वो एक असेसमेंट रन करते हैं। अ क्लिनिकल हुँ, साइकोलॉजिस्ट इज़ क्वालिफाइड टू रन एन असेसमेंट। थेरेपी तो बात की हुँ, कहानी हो जाएगी। सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक असेसमेंट रन करेगा। वो असेसमेंट के ज़रिए हुँ, आपको पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, और वो ही आपको सही थेरेपिस्ट भी रिकमेंड कर सकता है। उसको सादे अल्फाज़ों में अगर मैं हुँ, समझाऊँ, लेट्स से मुझे बुखार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुँ, बुखार क्यों है? बुखार तो है, हुँ, मुझे ये समझ आ गया। मैं जाऊँगी जीपी के पास।
या एक फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर के पास। उसने मुझे बोला कि आप सबसे पहले हुँ, ये सारे टेस्ट करके आएँ। टेस्ट एक दफ़ा हम आपके रन कर लेंगे, आपका सीबीसी हो गया, फलाना हो गया, जो भी कुछ हो गया। तब मैं आपको बता पाऊँगा कि आपका ये बुखार क्यों है। बुखार के लिए मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आपका जब ब्लड ब्लड रिज़ल्ट आ जाती है तो पता चलता है कि जी इन्फेक्शन है, एलर्जी है क्या? उसके हिसाब बिल्कुल। से डॉक्टर दवा देता है। So, an assessment by a clinical psychologist is exactly like that. It will help हुँ, the professional understand कि ये प्रॉब्लम हुँ, कहाँ से आ रही है और जब तक हाँ, कहाँ का सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो उसका हल कौन देगा, वो हमें नहीं पता। तो अगर आप बिल्कुल। कंफ्यूज़्ड हैं, हम किस थेरेपिस्ट के पास जाएँ, कहाँ जाएँ, तो सबसे पहले आप एक असेसमेंट करवा लें, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हुँ, पास। Sorry. Uh, this is just a question for the parents. I feel कि you know I मेरा ये opinion है कि your childhood, whatever childhood one has, it has an impact on their life. ठीक है? So just for the parents कि how important such issues are at to identify such issues at a young age. ताकि अगर young age में पता चल जाए and they're done with it, then it could not have a later impact. So if you could just tell me कि एक बच्चे पे mental health का कितना असर पड़ता है and how could that have impacted his life, his entire life, his or her entire life. इसको मैं मुझे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बता सकूँ। मुझे लगता है एक मिसाल अगर होगी तो शायद पेरेंट्स को समझना आसान हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ एक छोटा बच्चा है जो शुरू से ही हम उसमें नोटिस करते हैं कि अ, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, झिझकता बहुत है, उसको झिझक है लोगों के इर्द-गिर्द होने से। वो हुँ, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, उसको सब समझ आता है, आप उससे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए बैठना नहीं चाहता। उसको बिठाकर कोई काम कराने में प्रॉब्लम्स हो रही है। उसको फ़ोकस कराने में, तवज्जो दिलवाने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। हुँ, और लेट्स से कि ये बच्चे की जो मैं एग्ज़ाम्पल अभी आपको दे रही हूँ, लेट्स से ये बच्चा 4 साल का, 5 साल का बच्चा है। यहाँ पर हुँ, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हम इसको कहते हैं एक रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब ये हुँ, है कि हमें एक एक अंदेशा मिल रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बच्चा स्ट्रगल हुँ, ज़रूर। अगर मैं हुँ, बच्चे को 4 से 6 साल की उम्र में ही सपोर्ट प्रोवाइड कर दूँ, जैसे कि उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, जिसमें उसका तवज्जो देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों को अगर हम शुरू से हुँ, कुछ एक्टिविटीज़ करा दें, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ और गेम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें हम बच्चे की कंसंट्रेशन बेहतर कर सकते हैं। तो हुँ, अगर मैंने अर्ली एज में 4 से 6 साल की उम्र में ही ये काम किया, तो मुझे पता है कि हुँ, बाद में ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी क्योंकि मैंने उसका हल पहले ही हुँ, निकाला। मगर लेट्स जी, से मैंने शुरू के कुछ सालों में जाने दिया एज़ अ पेरेंट मैंने बोला कि नहीं, नहीं ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही शरारत कर रहा है, बड़ा होगा खुद कर लेगा, स्कूल जाएगा हुँ, सीख लेगा। अगर मैं शायद उसको उस वक़्त वो अहमियत ना दूँ, उसकी तवज्जो देने की जो एक ट्रेनिंग समझ लें, वो उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली और हुँ, इग्नोर हो गई। अगर वो लोगों हुँ, के इर्द-गिर्द जाने में झिझक उसकी थी और मैंने उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं दी कि नहीं आओ बेटा मैं साथ हूँ तुम्हारे, आओ हम नए दोस्त बनाते हैं, आओ हम आज जाके किसी से बात करते हैं। तो बच्चा कभी भी उन हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो वो सीखेगा भी नहीं और बाद में ये मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आई कॉन्टैक्ट ना होना, लोगों से बात ना करना, स्कूल ना जाना, हुँ, एक जगह ना बैठना। अगर हम इन चीज़ों को हुँ, बढ़ाते चले जाएँ साल बाय साल, तो ये मुख्तलिफ हुँ, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम इसको कहते हैं। बहुत बड़ा वर्ड हुँ, लगता है ये, लेकिन अगर इसको हम सादे अल्फाज में बात करें, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता चाहता है, हम चाहते हैं कि वो अपना उस लैडर को अगर हम एक सीढ़ी समझें, कुछ हुँ, स्टेप्स हैं, क्रॉस करे। लेकिन अगर वो इसी सीढ़ी के स्टेप पे अटक गया है और स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको आगे हर स्टेप में प्रॉब्लम होगी और वो बढ़ता एक डिसऑर्डर बन जाता है। It can turn हुँ, into things like autism. It can turn into a speech disorder. It कि बात ना करे,
लोगों के साथ वो हुँ, बात कर सकता है, बट ही चूजेस नॉट हुँ, टू टॉक। सो या हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि एज़ पेरेंट्स अगर हम जानना चाहते हैं कि हाउ वी कैन रियली सपोर्ट अ चाइल्ड, जितना अर्ली हम इंटरवेंशन या सपोर्ट हम दे सकते हैं, उतने चांसेस हैं कि वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो। बिकॉज़ दीज़ आर सर्टेन रेड फ्लैग्स जो बाद में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक। एंड लेट्स से someone who's watching this and they feel कि उनको बचपन में ये सब issues थे and now they're adults, what's their remedy? So I've actually come across certain individuals जो अडल्ट में जाकर उनका हुँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक डिसऑर्डर है। ऑटिज्म बहुत कॉमनली अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑटिज्म को पहचानना शुरू कर चुके हैं। तो हुँ, एक इंडिविजुअल ऐसे थे जिनको अडल्टहुड में आकर आफ्टर हुँ, ही हैड ग्रोन अप तब उनको पता चला कि एज़ अ चाइल्ड उनको माइल्ड ऑटिज्म था। लेकिन उनको ओके, जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक नहीं पता चला। एंड उस पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सपोर्ट बाद में नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल हुँ, सकती है। वो आगे जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे जाके जॉब्स कर सकते हैं। बस हुँ, की पॉइंट जो इस पूरी चीज़ का होता है कि उनको सही सपोर्ट सिस्टम मिले। हुँ, जस्ट बिकॉज़ देर से मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन होपलेस हो गई है। Because there is always hope with the right support system and with the right awareness and acceptance. So Amna, in this after after the ongoing pandemic which is going on right now, uh, what would you advise कि how to deal with all of this that is happening around us? Because I feel हम सब किसी ना किसी तरीके से इस पे इफेक्ट हुए and our mental health has been affected whether we like it or not, whether we admit it or not. So what would you recommend, the stress that people are feeling, the anxiety that people are feeling? Not everyone wants to go to a therapist, not everyone can go to a therapist. So what would you advise them? Home remedies जो अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, अगर चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है then you obviously seek professional help. I think what my first piece of advice to everyone would be, even if you don't want to admit it to anybody else कि आप हुँ, शायद उस घबराहट का शिकार हैं या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप एटलीस्ट अपने आप को ये चीज़ कहीं न कहीं एक्सेप्ट करवा दें। प्राइवेटली सही। हुँ, सो लाइक जैसे आपने कहा कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता अपने एहसासात और ख़यालात हुँ, को शेयर करने के लिए। इट्स हुँ, ओके, वी ऑल रिस्पेक्ट दैट इट इज़ नॉट ईज़ी समटाइम्स, स्पेशली अगर जी, राइट सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो मुश्किल है। उधर मैं शायद बिल्कुल, रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट एक्सेप्टिंग इट एट योर ओन लेवल बिकॉज़ हुँ, द फर्स्ट इसको हम एक आहा मोमेंट कहते हैं, वेयर हुँ, व्हेन यू इवन से इट आउट लाउड, या बॉडी ऑटोमैटिकली एक रिलीज़ फील करती है। हुँ, एक एकदम से उसको एक लाइटनेस फील होगी कि ओके दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू मी। हाँ, मैं एंग्शियस फील करती हूँ। हाँ, मैं घबरा हुँ, रही हूँ। ये पहला स्टेप है एंड अगर आप हुँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ ना भी कर पाएँ, अपने साथ ज़रूर करें। मैं ये हुँ, भी चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि फाइंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ टू चैनलाइज़ दैट एनर्जी। अगर आपको एहसास हुआ कि ये मुश्किल है जो जिससे आप गुज़र रहे हैं, जैसे कि वो हुँ, घबराहट की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोग एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं। आजकल पैंडेमिक के बाद सबसे जो प्रेडोमिनेंट एक एक यू नो कंडीशन है जो जिसे हम सब या एक्सपीरियंस करें और इसको बाकायदा एक टर्म दे दिया गया है कोविड एंग्ज़ायटी के नाम हुँ, से। तो अगर हम सब बिल्कुल, एंग्ज़ायटी महसूस करते हैं, तो बिल्कुल आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये एक एनर्जी है मेरी बॉडी में। एंग्ज़ायटी एक एक्चुअल हुँ, एनर्जी होती है और वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। आप नोटिस हुँ, करेंगे कि कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को बैक एक होते हैं। तो एंग्ज़ायटी आपके जिस्म को एक जकड़ लेती है एक तरीके से। तो करेक्ट, आपने जैसे कि एक फिजियोथेरेपी होती है कि आपको डॉक्टर बोलता है कि जी आपको कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम हो गया है तो आप एक एक्सरसाइज करें ठीक हो जाएगा। उसी तरीके हुँ, से एंग्जायटी आपके जिस्म का हिस्सा बनी है, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस टू हेल्प रिलीज दैट एनर्जी। जैसे कि या कुछ लोग होते हैं जिनको लिखाई करके बहुत अच्छा लगता है, अपने ख़यालात को लिखना। हुँ, You can
pick things like drawing, art, Yeah. sports, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपको लगे कि आप अपनी उस एनर्जी को रिलीज कर सकें, आप उसमें अपने Hmm. आप को मुब्तला। इट कैन बी Right. एनीथिंग, कुछ लोगों को रीडिंग करके अच्छा लगता है, बिल्कुल, कुछ लोगों को राइटिंग करके अच्छा लगता है, कुछ को बिल्कुल। ड्राइंग करके। तो दिस वुड बी माय सेकंड रिकमेंडेशन, फाइंडिंग समथिंग जो आपकी उस एंग्शियस फीलिंग को हुँ, रिलीज करे और आपको खुशी का एहसास दिलाए, बिल्कुल, कुछ भी। एंड द बिल्कुल। थर्ड थिंग इज वुड बी व्हेनेवर यू फील रेडी, चाहे वो एक इंसान हो या 100 लोगों का फोरम हो, टॉक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग। हुँ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू या रिकॉग्नाइज। और एक ये जो मैसेज मैं शायद लोगों को देना चाहूंगी, फीलिंग व्हाट यू फील एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील, हुँ, आप उससे कमजोर इंसान नहीं ट्रू, हैं। You are not a weak person एब्सोल्युटली, to say that you're going through something. I have found या the strongest people who have owned up to their feelings. I think that is the most courageous thing I've ever seen. People admitting what they go through every day. Men and women बिल्कुल, both. This applies as much to a man या than it does to a woman. Yeah. Amna, okay, one last question which is coming out of this, that we all have friends, we all have family who we feel are going through something, but बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को अप्रोच करना, उनसे ये बात, मतलब होता है ना, आपको डर लग रहा होता है यार मैं बात करूंगा उसका दिल ना खराब हो जाए, वो बुरा ना मान जाए. How do we deal with such friends and family where you feel कि यार शायद कोई issue हो, but they're not opening up, they're not comfortable talking about it. So how do you approach such people to help them? To help them, to support them. So, the most interesting thing is the biggest thing to support them is to validate what they're feeling. यानी कि अगर आपका दोस्त आपको कह रहा है कि बहुत मुश्किल वक्त है यार, मतलब इट्स वेरी हार्ड, या हम आम तौर पे रेस्क्यू करना चाहते हैं, और ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है एज अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर कि रो रहा है तो मैं इसके रोने को बंद कर दूं, परेशान है तो Hmm. बस परेशानी को दूर करते हैं, चलो दूर करते हैं, काइंड ऑफ वी वांट टू रेस्क्यू आवर लव्ड वन। या मगर मैं आपसे जो शायद एक आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू डू एज अ सपोर्ट सिस्टम, सबसे पहले उनका जो भी फीलिंग है, जो भी फीलिंग वो महसूस करे, उनमें उनका साथ दें। दैट मीन्स अगर वो कह रहा है या कह रही है कि मुश्किल वक्त है, समटाइम्स जस्ट rephrasing it and throwing it back to them by saying कि, yeah, it must be very difficult. So या just recognizing it, being a very strong listener, सिर्फ सुनना कुछ लोगों के लिए काफी हो जाता है। सोल्यूशन ना भी निकले, मगर इफ हुँ, आई फील हर्ड, अगर मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाला कोई है, हुँ, that sometimes is enough. And I see this by professional experience as well. A lot of clients who experience depression, उनका एक जो सबसे पहला एक स्टेटमेंट मैं काफी अरसे तक हुँ, सुनती आई हूँ, वो है सेशन के आखिर में दिल हल्का हो गया कि किसी ने बस बात सुन ली। बिल्कुल. Yeah, I've heard this too a lot of times. When people come in to lawyers, उनकी शिकल जब एक मीटिंग में बैठ रहे होते हैं और जब वो अपने सारे दुख दर्द जब शेयर कर लेते हैं, उनकी शिकल बदल जाती है. आई कैन सी कि इनका स्ट्रेस, इनकी एंजाइटी गई है, एंड दे आल्सो फील कि यार अब थोड़ी हमारी टेंशन कम हुई है, which is so true, just by virtue of listening. It is, and it's the word that I want everybody to really, I think एक जो चीज मैं चाहूंगी कि what you can take away from this is validation. Validate someone when they're going through something rather than negating it. काफी दफा लोग ये भी करते हैं कि नहीं यार, other people have it worse. You know, you are so lucky. Look at other people. But I feel that there is a time to compare and there is a time to listen. So I या think as a loved one, recognize when your loved one just wants to be heard and not really looking बिल्कुल, for a solution, but just wants that to let it out, let that energy out. So I think that just being there to validate and support, even without a fix up, even if you don't want to fix it or can't fix it, be there. इसको मैं एक फिनोमेना कहती हूँ, I use this a lot with my clients, is being versus doing. या हम डूइंग की तरफ जाते हैं, लेट्स डू समथिंग हुँ, अबाउट इट।
But what I tell people is sometimes being with someone is enough. Just Yeah. be with them, even in silence. If your friend wants to just cry, be with Mm. them without even having to do anything. So it's being versus doing. So true. And I think we're going to end on that note. Thank you so much, Amna, for taking out the time and, give. I hope this helps because I feel it was a beautiful session that we just had. Thank you so much again for taking out the time and doing this with us. So with that being said, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट विद जॉय